दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने आखिरकार दिखाया दम। आयतुल्लाह खामेनी ने अमेरिका की न्यूक्लियर डील को मारी लात, कर दिया बड़ा ऐलान। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भी ट्रंप को दिया पैगाम, कहा जो आज़ादी के लिए जीता है वो कभी प्रेशर को नहीं मानता। सीरिया में हुआ बहुत बड़ा डेवलपमेंट। बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद पहली बार इसराइल पर दागे गए रॉकेट। इसराइल ने दी अहमद अल शरा को धमकी। इसराइली फौज के हवाई और जमीनी हमलों में गजा में दर्जनों लोग शहीद, खुद इसराइल के फौजियों की भी मौत। और यमन ने इसराइल के एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर कहा अब जंग का दौर बदल गया है, रहो तैयार। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। नई जगह हूँ, आपको पता है कल सफ़र में था इसलिए रात का शो नहीं आया और आज सेटलमेंट में बहुत टाइम लग गया, इस वजह से ये शो लेट हुआ, माजरत। शुरुआत करते हैं आयतुल्लाह खामेनी के बिग अनाउंसमेंट से। यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रुकेगा, ये खामेनी ने कह दिया है। और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हमें मंजूर नहीं है, ये रहबरे इनकलाब इस्लामी का बयान है। दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनी ने डोनाल्ड ट्रंप के हर प्रेशर के कुकर को अपने बयान के हथौड़े से चकनाचूर कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने आज बुध के रोज ये साफ कह दिया कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कभी नहीं छोड़ेगा और अमेरिका का जो नया न्यूक्लियर डील का प्रपोजल है वो ईरान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसके कौमी मफाद के खिलाफ है। इसलिए हमें ये डील मंजूर नहीं, कम से कम इस शक्ल और सूरत में तो बिल्कुल नहीं। यानी खामेनी ने सीधे सीधे सुपर पावर की डील को लात मार दी है और ऐलान कर दिया है कि हम यानी ईरान वो ही करेगा जिसे करने का हम फैसला कर चुके हैं, जिसे करने का फैसला ईरान कर चुका है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जब ईरान में शाम होगी और अमेरिका में सुबह हो रही होगी तो डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करते हैं खामेनी के इस बयान और इस ऐलान के बाद। फिलहाल अपने इस बयान में आयतुल्लाह खामेनी ने ऐलान कर दिया है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका या उन जैसे किसी और से ग्रीन सिग्नल का, हरी झंडी का इंतज़ार करेंगे। हम उनकी मर्जियों से नहीं चलेंगे, हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे। उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को इस्लामिक रिपब्लिक के कोर प्रोग्राम का हिस्सा बताया। खामेनी ने कहा अमेरिका की ये तजवीज़ 1979 के इनकलाबी उसूलों के 100% खिलाफ है जो तजवीज़ अमेरिका ने दी है। याद रहे दोस्तों कि यूरेनियम एनरिचमेंट पे ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले भी बातचीत लटकती रही है, मगर खामेनी के लेटेस्ट बयान ने साफ कर दिया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर रास्ता खुद तय करेगा, किसी से डर कर नहीं। ईरान ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अमन पसंद मकसदों के लिए हासिल करना चाहता है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन और मेडिकल रिसर्च। आयतुल्लाह खामेनी ने वेस्टर्न पावर्स के इस पुराने इल्ज़ाम को सिरे से रिजेक्ट कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है। ईरान का कहना है कि हमारा एनरिचमेंट सिविलियन यूज़ के लिए है, हम बॉम्ब नहीं बिजली बना रहे हैं अपने इस यूरेनियम से। मगर वेस्ट को अब भी शक है और यही है वो कॉन्फ्लिक्ट जो सालों से सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, खामेनी साहब का बाकी का बयान जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लंबा भी है। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम उनका पूरा बयान आपको समझाएं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। तो आयतुल्लाह खामेनी का ये बयान जो मैंने आपको सुनाया वो आज का ताज़ा बयान है बुध के रोज़ का। इससे पहले ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने मंगल की रात को तेहरान में एक तकरीब के दौरान कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकसद के लिए है, यानी कि बहुत पीसफुल प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेंगे, जो सोचना है सोच लें, लेकिन हम अपने हुकूक को पामाल ना होने देंगे। पेज़ेश्कियान ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा अमेरिका कहता है कि हमें यूरेनियम एनरिच करने का हक नहीं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, सुनिए, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं जो लोग आज़ादी के लिए जीते हैं वो दबाव कभी कबूल नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इमाम खुमैनी के रास्ते पर चलें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। अब बढ़ते हैं सीरिया की खबर की तरफ। सीरिया से पहली बार ऐसा हुआ, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और इसराइल पर रॉकेट हमला कर दिया गया। असद के बाद पहला वाकया है इस तरह का। इसराइली फौज ने कहा है
कि मंगल की रात को सीरिया की तरफ से 2 रॉकेट्स इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में गिरे। उनके लिए ये 2 ही बहुत हैं, क्योंकि सीरिया से आ रहे हैं। ये पहली बार है जब बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया से इसराइल पर हमला हुआ है। इस रॉकेट हमले के बाद इसराइल ने सीरिया के दारा इलाके पर शेलिंग की, बमबारी की, जिसमें बहुत तेज धमाके हुए, कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ लोगों के नुकसान, कार वगैरह घर का जो है हुआ है, ये सामने आया। एक नए ग्रुप मोहम्मद दीफ ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। मोहम्मद दीफ या मोहम्मद दाइफ, ये वही नाम है जो एक हमास के लीडर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इसराइल ने गजा में मार गिराया था पिछले साल। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये ग्रुप हकीकत में मौजूद है भी या सिर्फ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा है। क्या ये हमला भी सीरिया पर हमला करवाने की एक साजिश है? ये सवाल भी बहुत से दिमाग वाले लोग कर सकते हैं। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है कि सीरिया के नए प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा को हर एक हमले का जिम्मेदार माना जाएगा और इसराइल इस हमले का पूरा जवाब देगा। 2 रॉकेट का पूरा जवाब देगा इसराइल, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये कहा गया। दूसरी तरफ सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनके सामने अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि रॉकेट उनकी तरफ से चलाए गए थे या नहीं, अभी तक क्लियर नहीं। सीरिया ने इसराइल की शेलिंग को इंसानी नुकसान का सबब बताया है। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं। दुनिया के कई ममालिक ने और यूरोपीय यूनियन ने भी सीरिया पर से पाबंदियां हटाई हैं। इसराइल को बहुत तकलीफ है। कुछ पाबंदियां अमेरिका भी हटाता है और हटा चुका है, तो और तकलीफ बढ़ गई है। सीरिया के नए प्रेसिडेंट अल-शरा ने कहा कि वो 1974 के सीज़फायर को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन इसराइल के साथ फौरन दोस्ती का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अमन इज्जत से मिलती है, खौफ से नहीं। लेकिन इसराइल की पॉलिसी है कि वो अपनी मिलिट्री के खौफ से सीरिया के कुछ इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले। फिलहाल ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं लगता। अभी तक अल-शरा नहीं बोला, लेकिन आगे भी वो बंदा नहीं बोलेगा, इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि फिर अंदर ही जो और मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो अल-शरा को कुर्सी पर रहने नहीं देंगे। हालांकि इन सब के बीच ये पता लगाना अभी बाकी है कि इसराइल पर सीरिया की तरफ से आखिर वो रॉकेट दागे किसने हैं। क्या मोहम्मद दीफ नाम का कोई ग्रुप है भी या नहीं, और क्या अब आगे सीरिया से भी इसराइल के खिलाफ कोई मोर्चा खुल सकता है? क्या अहमद अल-शरा ने डायरेक्ट सामने ना आकर पीछे से किसी ग्रुप को लगा दिया है कि वो इसराइल पर हमले करे? फिलहाल ऐसे कई सवालात हैं जिन्हें यहीं पर छोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि इनके जवाब आगे ही मिल पाएंगे। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गजा में रात भर इस्राएली फौज ने कत्लेआम मचाया, 26 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइल को भी नुकसान मिल रहा है। इस सब को जमा करके मैं आपको एक डिटेल खबर, छोटी छोटी सी डिटेल मिलाकर दिखाने चाह रहा हूँ, जो गजा की अपडेट्स है। इसराइली हमलों के साए में गजा में एक और खौफनाक रात गुजरी। रात भर के हवाई हमलों में कम से कम 26 फलस्तीनी शहीद हुए, ज़्यादातर खान यूनिस, गजा सिटी और जबालिया में। इसी के साथ इसराइल ने भूख से तड़पते लोगों को वार्निंग दी है कि वो गजा में चल रहे गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के 8 सेंटर्स के आज करीब न जाएं, क्योंकि वो एक दिन के लिए यानी आज भर के लिए बंद हैं। आज कोई राशन रोटी नहीं मिलेगी और उसके बदले में वहाँ पर भीड़ को गोली भी नहीं मिलेगी। ये सेंटर्स बंद हैं रेनोवेशन और एफिशिएंसी के नाम पर, ये इसराइल की तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक नए सीज़फायर रेजोल्यूशन पर वोट करने जा रही है, लेकिन फिक्र की बात यह है और पहले से जो अंदाज़ा था वो यही सामने बनकर आ गया है कि अमेरिका इसे वीटो करने वाला है। एक बार फिर गजा में अमन का रास्ता बंद करने की तैयारी है। अमेरिका का दोहरा रवैया दुनिया के सामने फिर से एक मर्तबा आ चुका है। मैं फिर कहता हूं कि गजा की जंग ने बहुत से चेहरों को खोल कर रख दिया है। यूएन के जरिए जब जब दुनिया गजा में जंगबंदी करवाना चाहती है तो अमेरिका उसे वीटो कर देता है, फिर खुद अगले दिन सीज़फायर की वकालत करने लगता है, लेकिन अपने बनाए प्लान पर। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 54,510 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं 7 अक्टूबर 2023 से, और अब तक 1,24,901 फलस्तीनी गजा में इसराइली बमबारी में जख्मी हुए हैं। मैदान जंग में इसराइली फौज के नुकसान नहीं हो रहे, ये भी नहीं कहा जा सकता, बढ़ने लगे हैं इसराइली फौज के नुकसान। आईडीएफ के इसराइली फौज ने आज बुध की सुबह 4 जून की सुबह एक और फौजी की मौत की तस्दीक की। कल ही 3 और फौजी
3 नए फौजी जबालिया में मारे गए थे इसराइल के। अब तक 2 दिन में कुल जमा इसराइल के मुताबिक 4 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि सोशल मीडिया पर दावा इससे कहीं ज्यादा का है। ये ग्राउंड ऑपरेशन अब खुद इसराइल के लिए एक बड़ी मुश्किल बन चुका है। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब इसराइल चाहता है कि हमास यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ के सीजफायर प्रपोजल को मान ले, लेकिन हमास का कहना है कि वो सिर्फ 60 दिन के सीजफायर की नहीं बल्कि परमानेंट अमन की गारंटी चाहता है। इस दफा इसराइल को गजा के अंदर आगे बढ़ने में भी सख्त दुश्वारी हो रही है और हर दिन हो रही फौजियों की मौत से नेतन्याहू हुकूमत पर भी नया दबाव पड़ रहा है। साथ ही इसराइली होस्टेजेस की जिंदगी पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसराइली ऑपरेशन के चलते उनकी जान भी खतरे में पड़ गई है। अब बात यमन की। यमन का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला हुआ। अमेरिका और तेल अवीव दोनों को खुला चैलेंज यमन के हुथीज की तरफ से दे दिया गया। यमन ने, हमने कल ही आपको बताया था कि मंगल को एक और हाइपरसोनिक मिसाइल एक अहम एयरपोर्ट की तरफ दागी है, बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ। ये दावा याह्या सारी ने किया और साफ कह दिया कि अब जंग का दौर बदल गया है। अब इस हमले के बाद एक अहम बयान आया देर रात या सुबह, हुथीज की तरफ से आया। ये बयान उनके वजीर दिफा का था, वो बड़ा अहम है, जरा सुनिए। यमन के डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल अतीफी ने यह दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, अभी नहीं मतलब पूरी जंग के दौरान, और हुथीज अब नए दौर की जंग लिख रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये बयान है अल अतीफी का कि अब नए दौर की जंग लिखी जा रही है। इसका मतलब क्या है ये तो वो ही बताएंगे। अल अतीफी ने ये कहा कि अमेरिका ने पिछले महीने यमन के साथ सीज फायर कर लिया था, क्योंकि उसकी नेवी के जहाज़ों पर बार बार यमन की तरफ से हमले हो रहे थे। अमेरिका का मकसद था कि यमन इसराइल पर मिसाइल हमले रोके, लेकिन वो फेल रहा। ना हमारे हमले रुके, ना आप जानते हैं कि समंदर में हमारे मिशन रुके, और इसराइल पर हमले जारी हैं। हाँ, अमेरिका सीज फायर करके रेड सी से निकल गया। यमन के मिनिस्टर ने इस्राएली रिजीम को भी खुले अल्फाज में धमकी दी, कहा हम तैयार हैं और ज्यादा तेज और गहराई तक अंदर तक हमले करने के लिए, जिसका नतीजा होगा इसराइल के नेवल और एरियल रास्तों का घेराव। दोस्तों, 2023 के अक्टूबर महीने से यमन लगातार इसराइल के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बना रहा है। जब से गजा पर इसराइली जंग शुरू हुई थी तब से यमन का साफ और सीधा पैगाम है, और जो हर हमले के बाद वो देते हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और उसके इस चैलेंज से निपटने में नेतन्याहू को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। फिलहाल ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें, साफ गोई से फैक्ट्स के साथ आपके सामने रख दी। बस यहीं तक थी ये बात इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।